Hello everyone, myself Renu Jain and welcome to my channel. Children, what we learn in this chapter, we will again learn the history. Okay? As we have already started the chapter first of history, that how nationalism emerged in Europe. और तो उसमें बच्चों हमने पढ़ा कि what is nationalism and how it emerged in Europe and what is the नेचर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो जो दो सेक्शन थे हमने लाइक एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो टुडे वी विल लर्न वन मोर आइडियोलॉजी, क्योंकि द इन 19th सेंचुरी, द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, एक न्यू लाइक आइडियोलॉजी दैट इमर्ज इन द यूरोप, दैट वाज द लिबरल नेशनलिज्म. एंड व्हाट इज द लिबरल नेशनलिज्म? तो ये जो दीज आइडियोलॉजी वाज क्रिएटेड बाय द न्यू मिडिल क्लास. हमने पढ़ा था बच्चों प्रीवियस वीडियो में कि न्यू मिडिल क्लास जो यूरोप की थी, तो दे मतलब उन्होंने दे क्रिएटेड अ न्यू आइडियोलॉजी दैट वाज द लिबरल नेशनलिज्म. ठीक है, तो अब पहले हमें ये समझना चाहिए बच्चों कि व्हाट इज द लिबरल नेशनलिज्म और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. तो लिबरलिज्म इज बेसिकली, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिबरल. लिबरल मीन्स फ्री, मतलब फ्रीडम. ओके, सो अब क्योंकि मोनार्किकल रूल था वहां पे यूरोप में एवरीवेयर, तो पीपल डिड नॉट हैव फ्रीडम. उन्हें किसी भी तरह की ना पॉलिटिकल फ्रीडम थी, ना इकोनॉमिक फ्रीडम थी, कोई भी फ्रीडम नहीं थी. सो दे वांटेड फ्रीडम. ठीक है, फ्रीडम चाहते थे वो. तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, यानी फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति फ्री हो, आजाद हो, और एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि जो लॉ के आगे हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए. ओके, सो बच्चों इन टू स्फीयर, दो स्फीयर पे बच्चों उन्होंने फ्रीडम या लिबरलिज्म के बारे में बात की. सो हम एक एक करके दोनों पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल स्फीयर एंड सेकंड इज इकोनॉमिक स्फीयर. ठीक है, तो हाउ दे मतलब विच टाइप ऑफ फ्रीडम दे वांटेड ऑन पॉलिटिकल स्फीयर. पॉलिटिकल स्फीयर में वो कौन सी फ्रीडम चाहते थे, किस तरह की वो आजादी चाहते थे. ओके, तो फर्स्ट है कि दैट मीन्स कि इलेक्टेड गवर्नमेंट. अब जो मोनार्किकल गवर्नमेंट होती थी वो तो इलेक्टिकल होती थी, डायनेस्टिकल रूल होता था. ठीक है, वन आफ्टर अनदर एक ही फैमिली के रूलर रूल करते थे, लोगों का कोई रोल नहीं होता था उनको इलेक्ट करने में. तो एक तो क्या होना चाहिए था, इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लिबरल नेशनलिस्ट. और दूसरा क्या होना चाहिए था, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरी प्रिविलेज. एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेज मीन्स जो किंग्स, जो किंग होते थे और जो एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेज दिए जाते थे. हमने पहले पढ़ा था ना कि एरिस्टोक्रेसी और ये पूरा ग्रुप क्या होता था, न्यूमेरिकल, बहुत छोटा होता था, कम लोग होते थे, लेकिन कम लोग होते हुए वो बहुत पावरफुल होते थे. ठीक है, बाकी और लोगों से उनको ज्यादा प्रिविलेज दिए जाते थे. तो जो न्यू मिडिल क्लास, और हम कह सकते हैं कि लिबरल जो नेशनलिस्ट लोग थे, वो इस तरह की जो प्रिविलेजेस थे, किसको, एरिस्टोक्रेसी और क्लेरी क्लास को, वो चाहते थे कि ये जो प्रिविलेज है वो खत्म किए जाए और सब लोगों को इक्वल राइट्स मिले. मतलब या तो इनके प्रिविलेज खत्म किए जाए, या वो लोग, ठीक है, जो मिडिल क्लास है उनको भी प्रिविलेज दिए जाए. गॉट इट. एंड नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. यानी अब बच्चों जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था. ठीक है, हमने ये भी कहा था कि ये फर्स्ट क्लियर वो था, एक्सप्रेशन था कि लोगों को फ्रीडम मिले, राइट टू वोट मिले. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बेस पे ये क्या चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ठीक है, यानी कि उनके कंट्री में वो एक नेशन स्टेट होना चाहिए, और नेशन स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए. यानी जिन लोगों को, जो लीडर चुने जाए वहां के लोगों द्वारा, वो गवर्नमेंट बनाए और गवर्नमेंट कंट्री को कैसे गवर्न करे
according to the constitution. Got it? Now next बच्चों, जो उनका और जो जिससे जो चाहते थे, जो फ्रीडम चाहते थे या जो वो चेंज लाना चाहते थे पॉलिटिकल स्फीयर पे, दैट वाज अ यूनिवर्सल सफरेज. ठीक है, पहले बच्चों ये समझना चाहिए कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल सफरेज. यूनिवर्सल सफरेज मीन्स राइट टू वोट. गॉट इट? तो अब देखो, हमने फर्स्ट में क्या कहा कि एवरीवन शुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. ठीक है, लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था, हमने यहाँ पढ़ा कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड एवरीवन शुड इक्वल बिफोर द लॉ. अब देखो, इक्वल बिफोर द लॉ में जरूरी नहीं है कि वोटिंग राइट भी हो. ठीक है, अब ये वोटिंग राइट का बच्चों आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था हमने कि फर्स्ट द डिमांड ऑफ वोटिंग राइट्स, ठीक है, सबसे पहले कहाँ रखी गई, फ्रांस में रखी गई. और फ्रांस में बच्चों सबसे पहले वोटिंग राइट दिए गए थे. ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि फ्रांस ने सबसे पहले वोटिंग राइट दिए जरूर थे, बट नॉट टू ऑल, सबको नहीं दिए थे. ठीक है, सबसे पहले फ्रांस में वोटिंग राइट मिले थे, लेकिन सिर्फ उन्हें मिले थे द मैन हु ओनिंग प्रॉपर्टी, वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी. ओके, हाँ ये बात अलग है कि फॉर मतलब कि थोड़े से समय के लिए, ब्रीफ पीरियड लाइक ओनली फॉर 1 ईयर, बाद में जब जैकोबिन पावर में आए थे तब उन्होंने सारे जो मैन थे, सभी पुरुष लोगों को वोटिंग राइट दिए. लेकिन ये याद रखो बच्चों कि विमेन्स को उन्होंने भी नहीं दिए. गॉट इट? तो यहाँ ये था. और उसके बाद फिर जब नेपोलियन यानी कि डाउनफॉल हुआ जैकोबिन का, फिर नेपोलियन पावर में आया तो उसने वो राइट भी खत्म कर दिए. अंडरस्टैंड? यानी विमेन्स को तो राइट किसी ने दिए ही नहीं. बहुत स्ट्रगल के बहुत सालों के बाद विमेन्स को जाकर वोटिंग राइट मिली. तो जो चेंजेस लाना चाहते थे, पॉलिटिकली चेंजेस लाना चाहते थे, जो लिबरल नेशनलिज्म थे, वो बच्चों कौन कौन से थे कि फर्स्ट तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे. यानी एक थोपी हुई गवर्नमेंट नहीं चाहिए. मतलब कि एक जैसे उसमें होता है डायनेस्टिक रूल में होता है कि एक राजा के बाद उसका नेक्स्ट पुत्र ही राजा बनेगा, चाहे लोग चाहे या ना चाहे. ऐसी गवर्नमेंट ना चाहकर वो क्या चाहते थे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए. दूसरा, जो ऑटोक्रेसी और क्लेरी प्रिविलेज है वो खत्म होने चाहिए. यानी कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, प्रॉपर लॉज होने चाहिए, जिनके बेस पर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्री को रन करे. ओके, एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज. यानी कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए तो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट बिना वोटिंग राइट के तो बनेगी नहीं बच्चों. ओके, तो वोटिंग राइट भी सबको होना चाहिए. यानी सभी जो मैन और विमेन्स हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको वोटिंग राइट्स या यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए. ठीक है, तो ये वो बच्चों पॉलिटिकल चेंजेस थे जो लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे यूरोप में. सेकेंड जो चेंजेस, सेकेंड जो फ्रीडम, ठीक है, हम उनको फ्रीडम भी कह सकते हैं. तो फ्रीडम किस पे, इकोनॉमिक स्फीयर पे. ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर पे बच्चों वो फ्रीडम चाहते थे, क्योंकि बच्चों उस समय तक लाइक कि ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स और सर्विसेज या पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, उनको बहुत सारे कस्टम बैरियर्स का सामना करना पड़ता था. क्यों बच्चों? क्योंकि नेशन स्टेट उस समय तक नहीं थे. ठीक है, कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल स्टेट्स होते थे, किंगडम होती थी, हर एक के अपने बच्चों कस्टम्स होते थे, सबकी अलग करेंसी होती थी, अलग मेजर्स ऑफ वेटिंग सिस्टम होता था. तो इससे जो वो मर्चेंट्स होते थे जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे, दे फेस वेरी मच प्रॉब्लम्स. ओके, सो इन प्रॉब्लम को सबको बच्चों रिमूव करने के लिए, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे उनके रास्ते में उनको हटाने के लिए, दे वांटेड इकोनॉमिक फ्रीडम. ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब यूजुअली बच्चों उस समय तक जो मार्केट्स होते थे, ठीक है,
जहां पर गुड्स एक्सचेंज होते थे, पीपल्स सर्विसेज का एक्सचेंज होते थे, ऑल वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ठीक है, सब पर किसका कंट्रोल होता था? स्टेट या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, और उनके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, मतलब बहुत इजी नहीं होता था। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टेट का जो रेस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव करके मार्केट को फ्री किया जाए। ठीक है, जिससे कि जो गुड्स और सर्विसेज है और जो लोग हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। नेक्स्ट चिल्ड्रन, की सेम करेंसी वेट एंड मेजर्स, सेम करेंसी वेट और मेजर्स बच्चों क्यों? कि जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट बच्चों, उनकी अलग अलग करेंसी होती थी, अलग अलग वेट और मेजरिंग सिस्टम होता था। तो सपोज अगर एक मर्चेंट वन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जा रहा है, और उसके बीच में बच्चों उनको 10 या 8 किंगडम्स को से होकर निकलना है। गॉट इट? तो बच्चों सबकी अलग अलग करेंसी होती थी, सबके अलग अलग मेजरिंग सिस्टम होते थे, तो उसको इतने सारे जो कस्टम बैरियर हैं उसको क्रॉस करके जाना पड़ता था। ठीक है, सो इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग एंड वेरी कंफ्यूजिंग। क्योंकि सपोज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अभी अगर टेक्सटाइल को की मेजरिंग करने के लिए सपोज हमारे यहाँ मीटर यूनिट है। ठीक है, तो आज तो सब जगह सेम इक्वल सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम लेंथ होती है, पर उस समय नहीं थी। उस समय जो था एली, एली एक यूनिट होता था जिस जो टेक्सटाइल को नापने के लिए होता था। तो अब किसी राज्य में एली मीन्स 50 सेंटीमीटर, कहीं पर 60 सेंटीमीटर, कहीं पर 65 सेंटीमीटर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और टाइम टेकिंग ऑल्सो, टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, अंडरस्टैंड? तो ये सब क्या होना चाहिए? ये सब रिमूव होना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंट करेंसी है, डिफरेंट मेजर और वेट सिस्टम है, इन सबको करके यूनिवर्सल सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम मतलब एक जैसा सिस्टम फॉलो करना चाहिए। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा नेपोलियन कोड में था ना, नेपोलियन ने यानी फ्रांस में जितने भी 33 स्टेट उसने जीते थे, सब में सेम कोड उसने फॉलो किया था। समझ में आया? तो दैट टाइप ऑफ चेंज और दैट टाइप ऑफ फ्रीडम दीज लिबरल नेशनलिस्ट वांटेड, अंडरस्टैंड? तो इसके लिए बच्चों, अब इसके लिए जो न्यू मिडिल क्लास थी, ठीक है, उसने एक क्या किया, एक कस्टम यूनियन बनाई, कस्टम यूनियन, और जिसको बच्चों क्या कहा गया? जोल्वेरियन कहा गया उसको। ठीक है, ये इसने प्रशांत ने इसको इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग की थी, बाद में जर्मनी और दूसरे स्टेट ने भी इनको फॉलो किया। तो उसमें बच्चों इन्होंने कौन कौन से कस्टम या ऑब्स्टिकल चेंज किए या फ्री किए उसमें? तो इन्होंने क्या किया? एबोलिश टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाने के लिए जो उन्हें कस्टम ड्यूटी या बैरियर उनको क्रॉस करना पड़ता था, वो उन्होंने रिमूव किया, एबोलिश किया। एंड रिड्यूस करेंसी फ्रॉम 30 to 2, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, क्योंकि अर्लियर मैंने कहा कि हर स्टेट, छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, सब में अलग अलग करेंसी थी, तो अप्रोक्सीमेटली 30 करेंसी वॉज देयर इन यूरोप। ठीक है, 30 करेंसी थी वहां पे। तो इन्होंने सब क्या किया? सबको एबोलिश किया, और केवल 2 करेंसी इन्होंने रखी, मतलब ये वो 2 करेंसी थी जो कि जिससे जो जितने भी मर्चेंट थे वो गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज कर सकते थे। ठीक है, तो अब देखो कितना इजी हो गया, कहा 30 करेंसीज थी, अब क्या हो गया? केवल 2 करेंसी हो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अब ये जो नेशनल जो स्टेट का ये सब जो चेंजेस थे ना, इसने प्रमोट किया नेशनल स्टेट को, और साथ में क्या हुआ? धीरे धीरे रेलवे का एक्सपेंशन भी होने लगा, है ना, रेलवे नेटवर्क स्प्रेड होने लगा। तो इससे भी बच्चों एक तो ये सारे जो बैरियर्स थे, सारे ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी लाइक की इकोनॉमिक स्फेयर में लगे होते, धीरे धीरे ये रिड्यूस किए गए यूनियन बनाकर। और दूसरा, जैसे जैसे बच्चों रेलवे का स्प्रेड हुआ, तो बहुत इजी हो गया है वहां पे जो ट्रेडर्स और मर्चेंट थे एक जगह से दूसरी जगह पे
मूव करना, तो इससे क्या हुआ, लोगों को पास लाया, मतलब ये इससे लोग पास आए एक दूसरे के, और इससे क्या हुआ, जो नेशनल जो स्टेट या नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, तो ये बच्चों नेशनल लिबरल नेशनलिज्म मतलब फ्रीडम, फ्रीडम किससे, पॉलिटिकल और सोशल दोनों ही स्फीयर में। ठीक है, तो अभी बच्चों हमने पढ़ा कि पॉलिटिकली उन्हें किस तरह की फ्रीडम चाहिए थी और सोशली उनको किस तरह की फ्रीडम चाहिए थी। तो ये बच्चों एक आइडियोलॉजी थी जो यूरोप में इमर्ज हुई। ठीक है, नेशनल जो मूवमेंट था उसमें। तो अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एक और जो आइडियोलॉजी थी कि जैसे ही डाउनफॉल ऑफ द नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन जब तक यूरोप में रूल था, तो नेपोलियन के डाउनफॉल के बाद बच्चों एक और फिर से जो आइडियोलॉजी थी बच्चों वो स्प्रेड हुई, दैट वाज अ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिज्म के बारे में हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आई होप बच्चों ये आपको लिबरल नेशनलिज्म का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप बच्चों इसको फिर से थ्रू योर बुक आप रीड करिए, मेरा वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चों। और जो भी नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम है या जो भी आगे टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज मैं सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, पहले पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करिए। ठीक है, टिल देन बेटा टेक केयर, बाय।